नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोहलबर्ग, पावलोव और स्किनर के बारे में और उनके सिद्धांत के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। इसने एक तो मोरल पर बात की है और यथार्थवाद पर बात की है। मोरल मोरल का मतलब है नैतिकता, यानी कि मूल्य, कि हमारी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर कैसे मूल्य होने चाहिए। और एक होता है यथार्थवाद, जैसे जो रूल बने होते हैं उनको मानना पड़ता है, वरना कठोर दंड भी आ जाता है। जैसे वोट का अधिकार, यानी कि 18 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है, जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि यथार्थवाद, जो रूल बने हैं उनको हमें मानना पड़ेगा, जो यथार्थ है, जो सही है, जो चीज़ फिलहाल है। ठीक है। और भी जो रूल होते हैं वो फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, उनको नहीं मानने पर दंड भी दिया जाता है। जैसे ट्रैफिक नियम है, उनको सभी को फॉलो करना होता है। जो भी व्यक्ति इन ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं करता, उनको नहीं मानता, तो उनको कठोर से कठोर दंड भी दिया जाता है। जैसे लाल बत्ती पर रुकते हैं, हरी बत्ती पर चलते हैं, ये सब हमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वरना हमें दंड, जेल भी हो सकती है, हमारे ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन रूल को फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इनके लिए रूल मान्य नहीं है। अगर लाल बत्ती है तो भी जो फायर ब्रिगेड है और एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जाता है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि तबीयत इमरजेंसी होती है। अगर वहीं रुकेंगे तो क्या पता किसी व्यक्ति की जान भी जाए, हो सकता है अगर वह व्यक्ति ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में है और जिसको 1 मिनट या 30 सेकंड में उसकी जान बच भी सकती है, तो उनको ये लाल बत्ती पर रुकना नहीं पड़ता और उनको कोई दंड भी नहीं दिया जाता। ठीक है। फिर चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मोरल कॉरपोरेशन की, यानी कि नैतिक सहयोग, हमें एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। ठीक है। फिर होता है बेटा एक मोरल डिलीमा, मतलब कि नैतिक दुविधा। जब इसमें मोरल जो नैतिक दुविधा बेटा, इसमें क्या होता है कि बच्चा व्यक्ति किसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसको ये समझ नहीं आता कि वो किस साइड जाए, किस साइड नहीं जाए, कब क्या करे। वो बिल्कुल बीच में फंसा होता है। मान लो कि जैसे कि अब एचटेट का एग्ज़ाम भी है और नेट का भी साथ में है, तो बच्चा बीच में फंस जाता है कि उम, एक ही डेट को दोनों एग्ज़ाम हैं, वो किस साइड जाए, कौन सा पेपर टफ आ सकता है, उस साइड जाए, क्या पता वो पेपर ना हो मुझसे क्लियर, दूसरे पेपर में चला जाऊँ, हो सकता है वो ना हो, इजी आ जाए, वो क्लियर हो जाए। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलीमा। ठीक है। फिर होता है बेटा मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क शक्ति, यानी कि जब हमारा रिजल्ट निकल के आता है, जो हम फैसला लेते हैं वह गलत है, सही है, ये बाद में डिसाइड होता है। जब हम नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं, तो फिर जब हम उसका आखिर में निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है मैंने फैसला कर लिया, मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है या मुझे चैट का ये एग्ज़ाम देना है, ठीक है, वो होता है नैतिक तर्क शक्ति। अपनी तर्क शक्ति के द्वारा उसको समझना, फाइनल जो फैसला होता है उसको मानना कि अब मेरा अंतिम फैसला ये है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावलोव की। पावलोव का बेटा सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो पूरा नाम है वो क्या है। इवान पेट्रोविच पावलोव, और ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को और मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 ईस्वी को। पावलोव ने जो प्रयोग किए थे बेटा, वो किए थे कुत्ते पर। किस पर किए थे? कुत्ते पर। ठीक है। और इनको एक पुरस्कार मिला था 1904 में, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पोलो ने 1904 में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर आता है बेटा स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि
उद्दीपक। स्कीमा जैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, इसमें क्या होता है, एक तो स्टीमा होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है और उसका स्कीमा बनता है हमारे दिमाग में, हाँ मैंने वो चीज़ देखी है कहीं, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मुझे याद नहीं आ रही, वो थोड़ा थोड़ा उसका पता होता है। फिर होता है बेटा एक रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया। ये जो प्रतिक्रिया होती है ये इंटरनल होती है, ठीक है। फिर होता है बेटा एक अनकंडीशनल यानी कि अनुबंधन। इसमें व्यक्ति मतलब खुद से ही शर्त लगाता है। फिर होता है कंडीशनल यानी कि अनुबंधन, शर्त के बाद जो होता है, शर्त लग गई उसके बाद जो होता है वो होता है अनुबंधन। फिर देखते हैं बेटा जो पावलोव की थ्योरी है उसका क्या क्रम है। यूसीआर जो थ्योरी है उसको देखते हैं कि पहले आती है यूसीएस, दूसरा है यूसीआर, तीसरा है सीएस, चौथा है सीआर, ठीक है। अब जैसे कि पानी से प्यास बुझती है, इसलिए जो पानी है वो क्या है, अनकंडीशनिंग है और स्टिमुलस भी है, क्योंकि बेस में कोई कंडीशन नहीं है, इस पानी से तो प्यास बुझेगी, ठीक है। खाने को देखने के बाद जो कुत्ते को लार आती है वो यूसीआर सलाइवा है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। फिर बेटा बिफोर कंडीशनिंग यूसीएस यानी कि जो फूड है, यूसीआर स्लाविया मन की जो उसकी लार है, ठीक है। फिर है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, पहले ये घंटी बजती है, कोई नो रिस्पॉन्स, एनएस नो रिस्पॉन्स हो गया। नेचुरलिस्ट यानी कि तटस्थ होता, घंटी के बाद जब फूड आता है तब वहाँ कंडीशनिंग होती है। क्यों, जब धीरे धीरे ये पता लग जाता है कुत्ते को, स्टार्टिंग में तो उसको पता नहीं होता कि घंटी किस लिए बजाई जा रही है। 10 दिन तक हम उसी को इसी रूल पे रखेंगे तो 11वें दिन वो उसको खुद समझ आ जाएगा कि जब घंटी बजी उसके पास मुझे खाने को मिला है, ठीक है। तो खुद समझ जाता है, कंडीशनिंग होती है। जो घंटी बजती है बेटा वो एक कंडीशन होती है कि इस कंडीशन पे हम घंटी सुनाई देगी, घंटी के जस्ट 2 सेकंड के बाद आपको खाने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग घंटी बजते हैं उसके मुंह में लार आनी शुरू हो जाती है। आफ्टर कंडीशनिंग घंटी यानी कि सीएस, लार यहाँ खाने के कारण लार नहीं आई, यहाँ घंटी के कारण लार आई है, क्योंकि लार खाने के लिए नहीं, क्योंकि उसने देखा घंटी बजी, उसको पता है घंटी क्यों बजी है, ठीक है, कि घंटी बजने के बाद ही भोजन मिलेगा, पहले इसको भूख लग जाती है और लार आने लगती है। फिर बेटा अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, जैसे इमली को देखकर मुंह में पानी आना, आइसक्रीम को देखकर मुंह में पानी आना, ये होता है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। ये कंडीशन नहीं होती इसमें, जैसे आप कहीं जा रहे हो, नींबू दिखाई दे तो नींबू को देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है, उसके रस को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। जैसे ही इमली को जब हम देखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। फिर होता है बेटा कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, जहाँ शर्त लगती है वहाँ कंडीशनल स्टिमुलस। कोई भी चीज़ है वहाँ पे अगर हम शर्त लगाते हैं तो शर्त जो लगती है वहीं पर कंडीशनल स्टिमुलस होता है। फिर है जैसे आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज़ सुनकर मुंह में पानी आ जाना, परंतु वह घंटी की जो आवाज़ आइसक्रीम वाले की न होकर किसी और की भी हो सकती है। जैसे गांव में क्या होता है कि जैसे आइसक्रीम वाले होते हैं वो गली गली में अपनी साइकिल को लेकर, आइसक्रीम के डिब्बे को लेकर आइसक्रीम बेचने आते हैं, और बच्चे, उसकी अजीब सी घंटी होती है और वो घंटी सुनते बच्चे दौड़े आते हैं कि आइसक्रीम वाला होगा, आइसक्रीम वाला का। ज़रूरी नहीं है कि वो आइसक्रीम वाला हो, वो टॉफ़ी वाला भी हो सकता है, बर्तनों वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के तो क्या लगता है कि ऐसी घंटी सिर्फ आइसक्रीम वाले की होती है। चलिए भाई अब हम देखते हैं स्किनर, यानी कि इन्होंने व्यवहारवादी है, इन व्यवहार पर जोर दिया है। बीएफ यानी कि स्किनर, बीएफ अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है चूहे पर प्रयोग किया है, एक 1938 में और 1943 में इन्होंने किया था कबूतर पर। इसने क्या किया, एक चूहा बॉक्स में बंद किया था,
फिर उसने जो उछल कूद की उसकी जो क्रिया हुई, फिर उसने उछल कूद के बाद जो भोजन प्रति पुनर्बलन है वो क्या है कि उसने पहले एक चूहा था, उसने उसको एक पिंजरे में एक डिब्बे में बंद रखा था। फिर पिंजरे के बाहर एक भोजन रखा हुआ था, ठीक है, और पिंजरे बंद था बिल्कुल, तो उसको भोजन तक पहुंचना था। तो चूहा था भाई, उछल कूद करेगा, उछल कूद करता गया। फिर उसका अचानक से क्या हुआ कि एक पैर ऐसे बटन पर लग गया, जिस बटन दबते ही वो जो दरवाजा था वो ओपन हो गया, चूहे ने भोजन कर लिया। ठीक है, इसके जो सिद्धांत है बेटा वह 7 सिद्धांत ही है। पहला 7 सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, पहले है री इन्फोर्स, उत्प्रेरक या प्रेरक, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उत्प्रेरक या प्रेरक जो आपको प्रेरित करता है, मतलब आप ये काम करो, शाबाश। ठीक है, जैसे टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा उसका सही आंसर देता है तो वो क्या कहता है कि वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, और कोई बच्चा क्या होता है, जैसे काम करके नहीं आया, किसी ने कॉपी पूरी नहीं की या लर्निंग का काम पूरा नहीं किया, तो उसको क्या बोलेगा टीचर, शाबाश, बहुत अच्छा, आपने काम नहीं किया। नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कि आपने काम क्यों नहीं किया, इस वे में कर रहा, वेरी गुड, बिल्कुल भी काम नहीं किया। फिर होता है री इन्फोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन, उस बच्चे को दोबारा पुनर्बलन देना, उसको पीछे से दबाव डालना कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, शाबाश। उससे बच्चा क्या होता है कि और काम को और अच्छे से करने लग जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, और एक होता है नेगेटिविटी में, जैसे कि भी बच्चा काम नहीं कर रहा, उसको क्या बोले, वेरी गुड, नालायक, निकम्मे, आपने कुछ भी काम नहीं किया, ये सब आते हैं नेगेटिव में। पनिशमेंट, फिर पनिशमेंट में बेटा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे देंगे कि पॉजिटिव तो ये हो गया, ठीक है, तुम्हारी सजा यही है, अब तू पूरे दिन खड़ा खड़ा इस बेंच पे खड़ा होकर लिखेगा, तुम्हारी ये पनिशमेंट है। नेगेटिव, हाथ के ऊपर करवाना, उसको रोल डाउन करवाना, डंडे लगाना, थप्पड़ लगाना, ठीक है, डांटना, ये नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। फिर सैपिंग, यानी कि उसके जो आधार हैं, ठीक है। फिर देखा चेनिंग, चेनिंग क्या है, यानी कि जुड़ाव, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत पुरस्कार व दंड के द्वारा सीखता है। प्राइमरी री इन्फोर्समेंट, यानी कि प्राथमिक उत्प्रेरक, बेसिक, प्राकृतिक और आंतरिक हो, अधिगम की आवश्यकता न हो, जैसे फूड, वाटर, सेक्सुअल प्लेजर्स, वार्मथ, फिजिकल एक्टिविटीज, स्लीप, नोवेल स्टिमुलेशन, ठीक है, और ऑक्सीजन, इंटरटेनमेंट, यह तुरंत आराम देते हैं ये चीज़ें, और इनको ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है कि बच्चा नेगेटिव वे में ले जाए, पॉजिटिव भी हो सकता है ये। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी री इन्फोर्समेंट, यानी कि गौण जो उत्पादक उत्प्रेरक हैं वे कम आराम देते हैं, सत लगी होती तभी मिलते हैं, सीखे जाने वाले होते हैं, जैसे कि मनी, ग्रेड्स, अटेंशन, प्रेज, सक्सेस, परफॉर्मेंस, फीडबैक, इज्जत। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी इन्फॉर्मेंस। पहले वो क्या थे, प्राइमरी की जो प्राइमरी होते हुए आंतरिक भी होते हैं, अधिगम की आवश्यकता भी नहीं होती ज़्यादा, जैसे फूड है, फूड में भोजन के बिना कोई नहीं रह सकता, पानी पीने नहीं रह सकता, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी में मनी है, पैसा है, ग्रेड है, सब कुछ सेकेंडरी में आता है। फिर बेटा पुनर्बलन का सुदृढ़ीकरण, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाना, अधिगम के लिए, उन्नति के लिए प्रेरित करना, जैसे अरे मोहन, तुम दुकान से मेरे लिए एक पेन ले आना और अपने लिए 5 रुपए की टॉफ़ी ले आना। ठीक है, ये बेटा एक सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे जब विद्यार्थी अपना होमवर्क अच्छे से करके लाता है तो अध्यापक उसे शाबाशी देता है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी आप ऐसे ही करते रहो। एक नकारात्मक होता है, जब बच्चा अपना होमवर्क नहीं करके लाता तो अध्यापक नालायक, निकम्मे, तुमने काम नहीं किया। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक तो कंटिन्यूस यानी कि लगातार वाला, एक पार्शियल यानी कि आंशिक, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, कंटिन्यूस होता है बेटा, यह हमारी लर्निंग अधिगम को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता। नंबर 1, जैसे अगर अध्यापक बच्चे को रोजाना गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट देता है तो बच्चे को कोई खुशी नहीं होती। एक होता है बेटा आंशिक, तो उसको पता है
कि बच्चे को खुशी नहीं होती, क्यों नहीं होती? तो पता है मुझे रोज डेली यही मिलता है, क्यों खुश होगा वो? ये होता है आंशिक, मतलब हमारी लर्निंग अधिकों को ज़्यादा बढ़ावा देता है। जैसे अगर बच्चे को कभी कभी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट देता है, बच्चा बहुत खुश होता है और सोचता है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए। 2 दिन के बाद 2 दिन और कोशिश करता है, और कुछ फिर और कम कर लेगा, फिर उसको शाबाशी मिलता है, फिर सोचता है कि मुझे गुड, वेरी गुड क्यों नहीं दिया गया। ये जो पार्शियल होता है बेटा, ये होता है अंतराल, इंटरनल, वेरिएबल, रेशियो होता है रिस्पॉन्स, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है जो रेशियो, और वो रिस्पॉन्स है। अंतराल यानी कि टाइम, इंटरवल, ठीक है, और वेरिएबल है। ओके, चलो आज की जो हमारी क्लास है वो यही ख़त्म होती है। हम आपसे विदा लेते हैं और फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।